आज हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। और बफर सॉल्यूशन की सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन। पे योर अटेंशन। बफर सॉल्यूशन की हम सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन। तो इट इज़ डिफाइन एज सॉल्यूशन दैट सॉल्यूशन इन व्हिच pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड। pH value of solution remain unchanged on addition of small amount of acid or base। या तो इसको हम कहते हैं solution which resist change in its pH। एक लाइन में भी इसके डेफिनेशन है। कहने का मतलब है कि इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, वो सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड। जिस सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है, pH मान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम थोड़ा मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा मात्रा में उसमें क्या मिला दें, या तो एसिड मिला दें या बेस मिला दें, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम थोड़ा मात्रा में एसिड और बेस मिलाने पर उसकी pH वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स हमने कहा सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन इट्स pH, वो विलयन जो अपने pH में वृद्धि का क्या करता है, चेंज परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है ना। वो क्या है आपके पास, बफर सॉल्यूशन है। क्या है वो, बफर। बफर का मतलब ही होता है रिजर्व। बफर जो शब्द है उसका मतलब ही है रिजर्व। रिजर्व मतलब एक वो ऐसी जगह जो सुरक्षित है बिल्कुल, है। जैसे हम कहेंगे बफर स्टेट, हम कहेंगे कि बफर नेशन है। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि नेपाल इज़ द बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना। भारत और चीन के बीच में जो नेपाल है वो एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। मतलब वो सुरक्षित राज्य की तरह काम करता है, सुरक्षित नेशन की तरह काम करता है ना। वो दोनों के लिए एक संरक्षण का काम करता है ना। डायरेक्ट उससे चाइना से हमारी सीमा नहीं लगेगी फिर वहाँ से जहाँ नेपाल होगा, है ना। तो एक बफर स्टेट की तरह काम करता हो। तो वो बफर का मतलब है नो चेंज, सुरक्षित है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन जिसके pH वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। वही क्या है हमारे पास, बफर सॉल्यूशन है भाई। इतनी सी बात है। अब बफर सॉल्यूशन में हम समझते हैं कि तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, सबसे अच्छा उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल है हमारा खून, ह्यूमन ब्लड। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का। इसका pH मान 7.35 के करीब होता है और ये बेस्ट एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का, क्योंकि ह्यूमन ब्लड में जो pH है वो इसी के इर्द गिर्द रहता है, 7.35 के इर्द गिर्द रहता है। भले ही आप किसी भी तरह का फूड लेते हो, मान लीजिए अभी आपने संतरा लिया, संतरा क्या है, एसिडिक होगा, खट्टा होता ना। तो आपने खटाई खा ली, मतलब संतरा खा लिया, ठीक है। उस थोड़ी देर में आपने नींबू खा लिया, लेकिन आपका ब्लड का pH जो है वो लगभग इसी के फॉर्म ऐसी रहा। उसने आप नींबू ने आपके शरीर में जो है, आपके शरीर का में जो ब्लड है उसका pH चेंज थोड़ी नहीं किया, है ना। तो ब्लड ने अपने आप को क्या किया, मेंटेन किया। उसने अपना ब्लड क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, उसने अपने आप को मेंटेन किया। उसने मतलब ब्लड ने अपने आप को मेंटेन किया कि मेरा जो pH मान है वो कितना होना चाहिए, 7.35 के अराउंड ही होना चाहिए। इतना ही रहूँगा मैं इतना ही रहूँगा। तुम चाहे नींबू खा लो, चाहे आलू खा लो, है ना। नींबू खा लो, चाहे आलू खा लो, चाहे भालू खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन मैं 7.35 ही रहूँगा। इसका मतलब है कि ब्लड एक अच्छा बफर सॉल्यूशन है और हमारे शरीर बॉडी में जो है एक अच्छा रिजर्वेयर का काम करता है, हमारे pH वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें, मान लीजिए आप जो है शराब पी लें, है ना, शराब का सेवन ज़्यादा करें, है ना, खूब सारी वाइन पी लें, मज़े करें, है ना, झूम उठें बिल्कुल। तो जब आप झूम उठेंगे तो झूम उठने के बाद आपका pH वैल्यू क्या हो सकती है, उसमें दिक्कत हो सकती है। आपके ब्लड का pH वैल्यू में दिक्कत हो सकती है। मैंने क्या कहा कि pH वैल्यू बफर सॉल्यूशन वही है यदि हम स्मॉल अमाउंट में, मैंने स्मॉल शब्द बोला था, यदि हम कम अमाउंट में, कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में क्या करें, उसमें एसिड और बेस मिला दें, लेकिन वो अपने pH मान को नहीं परिवर्तित करता, वो बफर सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि आपने खूब खाया दबा के बिल्कुल, तो भाई वो एसिडिटी भी होगी, ब्लड का pH जो है वो नीचे भी आ जाएगा। कहाँ, 7.35 से नीचे भी आ सकता है। नीचे आएगा तो एसिडिटी होगी, ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा शरीर, है ना। तो स्मॉल अमाउंट में जो भी आप खाते हैं, सीमित मात्रा में जो भी आप खाते हैं, ब्लड अपने आप को मेंटेन करता है, अपना pH को मेंटेन रखता है ना। बफर सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं। बफर सॉल्यूशन के अगर हम टाइप की बात करें, टाइप में हमारे पास देखो, एक होता है सिंपल बफर,
एक होता है मिक्स्ड बफर, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। तो सिंपल बफर हमारे पास होता है मिक्सचर ऑफ वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस, मतलब साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ वीक बेस, यानी कमज़ोर एसिड और कमज़ोर क्षार, कमज़ोर एसिड, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड कमज़ोर क्षार का जो मिक्सचर होता है वो हम क्या कहते हैं, उसे सिंपल बफर कहते हैं। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मिक्स्ड बफर में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एसिडिक बफर और एक आता है बेसिक बफर, एक आता है अम्लीय बफर सॉल्यूशन और दूसरा आता है क्षारीय बफर सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन है। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इनका एक्शन को भी समझते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक अम्लीय बफर सॉल्यूशन। तो अम्लीय बफर सॉल्यूशन होता है, देखो जो आपको याद करना है, जैसे एसिडिक बफर याद करना है आपको, तो सिंपल याद करने का तरीका है, एसिडिक बफर में होता है वीक एसिड, देखो एसिड है ना, तो आपने जो बफर होगा वही आपने वीक बनाना है, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान दीजिएगा, इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक बफर क्या है भाई, कमजोर अम्ल, एसिडिक बफर वीक एसिड, और इसी का साल्ट, इसी वीक एसिड का साल्ट जो कि किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके बना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एग्जांपल देखें, CH3COOH एक वीक एसिड है ना, CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, और इसका जो स्ट्रॉन्ग साल्ट है, देखो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है वो है आपके पास, इस सेम लिखिए आप CH3COO, ध्यान दीजिएगा, इसी का यही लिखा मैंने, इसी का साल्ट है, लेकिन कैसा साल्ट है वो, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसा होगा, NaOH के साथ बनकर बना हुआ है, ठीक है, NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, है ना, उसी के साथ अगर NaOH के साथ ये रिएक्शन करेगा ये वाला, तो क्या बनेगा, साल्ट, CH3CONA, सोडियम एसिटेट, है ना, यही तो है। देखो ये है एसिडिक बफर, पहले एसिटिक एसिड है, फिर ठीक एसिटेट आयन है, H+ आयन की जगह क्या गया, Na आ गया, भाई इतनी सी बात है। तो ऐसी बफर सॉल्यूशन आपको याद रखना है, सिंपल सा बात। तो अब देखो एक्शन की बात करते हैं, एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का एक्शन किस तरह होता है, मतलब किस तरह pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप समझते हैं, देखो आप यहाँ पर CH3COOH जो है आयनाइज होता है पानी में, किस में होगा आयनाइज, मेरे पैट में मत देख, यहाँ देख, CH3COOH COOO -+H+, पैंट में थोड़ी नहीं आ रहा है H+, है, ध्यान से देख रहा मेरे पैंट में क्या आ रहा है, एसिटेट आयन आ रहा है कि H+ आयन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है, पानी में आयनाइज होगा तो क्या बनेगा, एसिटेट आयन और H+ आयन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कमजोर वीक एसिड है, कमजोर एसिड है, तो ये आयनाइजेशन जो रेट है, इसका आयनाइजेशन जो रेट है वो वीक होता है, मतलब जो आयनीकरण का जो दर है इसकी वो कमज़ोर होती है। तो इसका मतलब ये बहुत कम आयनाइज होता है, और इसका इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जितने यहाँ आयन है उतने वापस भी आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कमज़ोर जो एसिड होता है, वीक जो एसिड होता है या वीक जो बेस होता है, ध्यान दीजिएगा, आपने इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य जो है एक चैप्टर पढ़ा है, कहाँ पर, 11th में, उस चैप्टर में आपने यही चीज़ पढ़ा, वीक एसिड किस तरह आयनाइज होता है, वीक बेस किस तरह आयनाइज होता है, और उन्हीं के बीच में इक्विलिब्रियम सेट होता है ना, उन्हीं के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेट होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें नहीं होता इक्विलिब्रियम सेट, स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम मतलब ये साइन नहीं आएगा, तो वीक एसिड के बीच में, तो वीक एसिड है ये, तो ये एसिड आयन बनाएगा पानी में और H+ आयन बनाएगा और सेम रेट वापस भी आएगी। अब इसी का जो साल्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसी का साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ, वो है CH3COONA, ये ध्यान दीजिएगा,
CH3COO Na, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है वो इजीली आयनाइज होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? डबल साइन नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम का चिन्ह नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3COO माइनस और प्लस Na प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, अर्थात एसिडिक बफर में किस तरह एक्शन होता है या किस तरह उसकी कार्य प्रणाली है कि उसमें पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब क्या करते हैं हम? ऑन एडिंग, अब हम ऐड कर देते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। HCl क्या एसिड है? यस नो? HCl एक एसिड है। अब इस एसिड को यहाँ मिला दो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, एज नहीं कि 2 बोतल मिला दी, है ना? तो स्मॉल अमाउंट में क्या लिखा हुआ है? स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में HCl डालने पर या बेस डालने पर इसके पीएच मान में परिवर्तन नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता है वो समझ रहे हैं हम यहाँ पर। तो HCl डालेंगे हम यहाँ पे, तो बताओ आप क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम HCl डालेंगे यहाँ पर तो क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई पीएच मान में यही परिवर्तन कर सकता है, या तो OH कर सकता है या H कर सकता है ना? तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या इंक्रीज होगा? पीएच इंक्रीज हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो H+ आयन की, लेकिन बफर सॉल्यूशन कह रहा है कि भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा, मुझे बुरा लगता है चेंज होना, ठीक है? तो जब बुरा लगता है इसे तो क्या करेगा? कुछ बैलेंस करेगा ये अपने आप में। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पहले से है, थोड़ा बहुत है, अरे यहाँ देखो है कि नहीं है। लेकिन सवाल क्या है कि जो एसिटिक एसिड है, मैंने कहा ये वीक एसिड है, ये कम आयनाइज होगा। दूसरा कारण कम आयनाइज क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट है, ये पे पढ़ा होगा आपने 11th में। यहाँ पे सम आयन प्रभाव है, कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट मतलब एक ही जैसा आयन है। अब एक ही जैसे आयन में हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट है वो पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा, पूरी तरह आयनाइज होगा। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर इस वाले एसीटेट आयन की ज़्यादा होगी या इस वाले एसीटेट की ज़्यादा होगी? स्वाभाविक है कि छोटे इस वाले एसीटेट की ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा भाई। मैं ये कह रहा भाई मैं 100% आयनाइज होऊंगा, ये कह रहा भाई साहब मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये खतरनाक चीज़ यहाँ है, जो स्ट्रॉन्ग है वो आगे बढ़ेगा, कमज़ोर है वो पीछे रहेगा। तो ये कमज़ोर वाला है, ये कह रहा है भाई कि मैं आयनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक दूसरा भाई आ रखा है, वो मुझसे ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने मेरे जैसे आयन पैदा कर दिए यहाँ, और मेरे जैसे आयन पैदा होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरह। तो ये चाहेगा ये जो एसिड आयन है कम आयनाइज होंगे, वापस आ जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट यही तो है जो 11 में पढ़ा आपने, कि यदि किसी वीक एसिड में, है ना, जो आयनाइज हो सकता है थोड़ा बहुत, यदि उसमें उसी का स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट डाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी आयनन जो रेट है, आयनाइजेशन जो रेट है वो घट जाएगी। यही तो है कॉमन आयन इफेक्ट। क्यों घटेगी जी? इसलिए घटेगी क्योंकि ये वाला कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस एसिड आयन की आवश्यकता नहीं होगी, ये इसको धकेल देगा पीछे कि भाई मैं आऊँगा पहले। है तो एक ही कंटेनर के अंदर नहीं है, ये अलग जगह थोड़ी है, मैथमेटिक्स थोड़ी नहीं आ रही कहीं, ये इसी कंटेनर के अंदर हो रहा साहब काम। जो इसी कंटेनर के अंदर जो एसिड आयन, सोडियम एसिटेट है, वो कह रहा है भाई मैं तो आयनाइज हो जाऊंगा कंप्लीटली, तो मेरी में जो एसिटेट आयन है वो ज़्यादा रहेंगे। अगर एसिटेट आयन मेरे ज़्यादा रहेंगे तो क्यों देगा भाई? मैं दूंगा अपने, मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा अपने, तेरे में वो ताकत नहीं है कि तो एसिटेट आयन दे दे। तो इसकी जो आयनाइजेशन रेट है, मतलब आयनन करने की दर, टूटने की दर, वो घट जाएगी, है ना? ये कहेगा तो घट जा, तो इसकी घट जाती है ये वापस। तो अब देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? अब यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ दिक्कत क्या होगी कि इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन के अंदर है। किसकी? इस वाले की? अरे है या नहीं है? इस वाले की ज़्यादा है, इस वाले की भी है, क्योंकि हमने कह दिया कि ये वाला कम आयनाइज होगा ये, लेकिन कम होगा, तो इस वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा आयनाइज हो रहा है। तो ये क्या करेगा? अभी इसकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी यहाँ, इसकी कंसंट्रेशन मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब क्या होगा कि जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी, ये H+ आयन इससे, ये वाला नहीं जो यहाँ से आया, वो वाला नहीं जो यहाँ से आ रहा है, वो वाला H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। अगर बढ़ेगी तो एसिटेट आयन, कौन से एसिटेट आयन? ये वाले एसिटेट आयन, इससे रिएक्शन करेंगे और ये फिर से एसिटिक एसिड बना देगा, CH3COH, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो पीएच मान में यहाँ परिवर्तन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ H+ आयन ज़्यादा हो गए, लेकिन क्योंकि यहाँ एसिटेट आयन यहाँ ज़्यादा आयनाइज हो गए थे, इसलिए वो वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए पीएच वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल अमाउंट में,
सारा सवाल है स्मॉल अमाउंट का, है ना, स्मॉल अमाउंट में। तो ये क्या बन गया वापस में एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड यहाँ ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड यदि ज़्यादा मात्रा में आपने H+ आयन मिला दिए थोड़ा ज़्यादा, तो सारे CH3CO- आयन कौन खा जाएगा, H खाया जाएगा, खा जाएगा सारा कि नहीं, और खा जाएगा तो ये बना देगा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जब बना देगा ये, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब ले चेटलियर जो लास्ट आता है, ये पढ़ा आपने 11th में, वो कहता है भाई कि अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एक तरफ, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ प्रोडक्ट बनता हो। तो अब CH3COOH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फिर वापस इस तरफ चलेगी रिएक्शन, एसिड आयन बनेगा और ये कुल मिला के इक्विलिब्रियम सेट होता रहेगा। अगर यहाँ से ये एसिड आयन आ रही है वापस ये बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी आयनाइजेशन रेट थोड़ा बढ़ सकती है, थोड़ा, समझिए बात कि नहीं समझे। और ये इस तरफ एसिटेट आयन बनाएगा, फिर एसिटेट आयन के साथ H+ आयन बनाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस तरह ये इक्विलिब्रियम सेट होता रहेगा। यदि हम पहले हमने एसिड मिलाया, यदि हम क्या करें, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH मिला दें हम, तो क्या फर्क पड़ेगा। NaOH में कौन डिस्टर्ब कर सकता है इक्विलिब्रियम को, OH- आयन डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये pH वैल्यू में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब ये OH की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी। अगर देखो यहाँ इन चीज़ों में देखो, यहाँ पे OH- की कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ, और कौन खा जाएगा उसे। OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने पर pH वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको पता है pH वैल्यू बढ़ना मतलब 7 से ऊपर चली जाएगी, है ना। तो pH वैल्यू को मेंटेन करने के लिए H+ आयन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आयनाइज होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो। अगर हम मिला दें क्या, अगर हम NaOH मिला दें तो इसमें क्या बढ़ जाएगी, पूरे इक्विलिब्रियम में क्या बढ़ जाएगी, OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। इस OH- आयन की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन, ये जो यहाँ है, ये जो एसिटिक एसिड की H+ आयन है, ये आ जाएंगे, है ना, ये आएंगे और H2O बना देंगे। पानी में पानी तो चाहिए, pH मेंटेन रहेगा, फिर pH कहाँ जाएगा, क्यों बढ़ेगा pH। अब ये सारे H+ आयन खा जाएगा। अगर OH- आयन अगर आप NaOH मिलाते हो, तो अगर NaOH से जो OH गया वो H+ आयन को खा जाएगा। अब H+ आयन को खा जाएगा तो ये बेचारा दुखी हो जाएगा, ये कहेगा मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो ये क्या करेगा, भाई साहब मैं उधर ही आता हूँ फिर, तो ये फिर आयनाइज होगा, और लेकिन एक हद तक, है ना, उसकी एक लिमिट है। ज़्यादा अमाउंट में होगा तो फिर ख़त्म हो जाएगी सारी बात, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, तो जैसा हम खाना खाते हैं इसमें सीमित में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा कोई भी चीज़ खाएंगे तो दिक्कत करेगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर अगर आप NaOH मिलाते हैं तो NaOH को बैलेंस करने के लिए H+ आयन है यहाँ, उसको H2O में कन्वर्ट कर देगा, और फिर यहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसको बैलेंस करने के लिए इसको आयनाइजेशन रेट थोड़ा बढ़ जाएगी। इस तरह कुल मिला के बात ये है कि एसिडिक बफर में pH वैल्यू जो है मेंटेन रहती है जब हम उसमें, चाहे हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं। यानी अगर हम खाएं शरीर में, चाहे हम एसिडिक खाना खाएं या बेसिक खाना खाएं, हमारे pH, ब्लड की जो pH वैल्यू है वो मेंटेन रहती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ऐसा नहीं कि उसकी एक लिमिट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम खाएंगे कोई चीज़ तो हमारा इक्विलिब्रियम शरीर का डिस्टर्ब हो सकता है। गॉट इट। तो यही बात है, हमारा ब्लड भी जो है क्या है, बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एसिटिक एसिड और उसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ साल्ट काम कर रहा है। गॉट इट। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अब दूसरा है हमारे पास, अब बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है, देखो ये है वीक। मैंने कहा याद कैसे करना है, बेसिक है ना, बेसिक मतलब क्षारीय है ना, तो वीक क्या लेना मैं, बेस, वीक बेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम कौन सेट करता है, वीक वाला, स्ट्रॉन्ग वाला तो करेगा नहीं, है ना। तो वीक बेस है ना, एक वीक बेस, और बेस के साथ क्या होगा, उल्टा उसका एसिड होगा, है ना, एंड इट्स साल्ट, इसी का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना होगा। बेस है तो उसका साल्ट एसिड के साथ बना होगा, और एसिड है तो उसका साल्ट बेस के साथ बना होगा। इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड। बस इतनी सी तो बात है। तो इतनी बात में भाई देखो वीक एसिड ले लेते हैं, कोई वीक बेस, सॉरी NH4OH इसका एग्जांपल है, ये वीक बेस है। NaOH तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। NH4OH क्या है, वीक बेस है, ठीक है।
वीक बेस है, वीक बेस अगर आयनाइज होगा तो इक्विलिब्रियम सेट होगा दोनों के बीच में, NH4 प्लस और OH माइनस आयन। इसी का बिल्कुल यही अमोनियम का ही होगा, अमोनियम का साल्ट होगा लेकिन एसिड के साथ बना होगा। तो एसिड क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl है, H2SO4 है ना। तो ये देखो अमोनियम क्लोराइड यानी HCl, HCl से क्या है, Cl आया है ना। तो अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम यानी इसकी रिएक्शन अगर HCl से कराई जाए तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है और बेस के एसिड के साथ बना हुआ, किसका, अमोनियम का, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग साल्ट है विथ एसिड, है ना, एसिड के साथ बना हुआ। तो ये देखो NH4 प्लस और Cl माइनस, ये यहाँ पर मैंने डबल चिन्ह नहीं लगाया, डबल साइन नहीं लगाया, इसका मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, है ना। अब एक्शन देखते हैं। एक्शन में हमारे पास ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर हम थोड़ा मात्रा में इसमें NaOH मिला दें, बेस है, बेस मिलाते हैं पहले, थोड़ा क्या होता है देखते हैं। अगर हम NaOH इसमें मिला दें तो क्या होगा, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बात वही होगी जो अभी तक मैंने समझा है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। और कॉमन आयन इफेक्ट है यहाँ पर क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये वाला इसको आयनाइज नहीं होने देगा इजीली, ये वाला, ये तो स्ट्रॉन्ग साल्ट है तो ये इजीली जो है आयनाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और ये जो है ना, ये अमोनियम क्लोराइड, ये यहाँ से अमोनियम नहीं आने देगा, बाहर आने देगा लेकिन उसकी रेट बहुत कम होगी। वैसे भी वीक बेस है वो, वीक बेस जो आयनाइजेशन होता है उसका वो बहुत ही कम रेट से होता है, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट आ गया तो और कम हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें NaOH मिला दें तो NaOH मिलाने से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी की है कंटेनर में, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। इस वाले अमोनियम NH4 प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वाले की थोड़ा कम है क्योंकि ये वीक आयनाइज होता है। तो ज़्यादातर चांसेस इसके हैं कि ये रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस आयन जो यहाँ से गए NaOH से, फ्रॉम NaOH, है ना, ये क्या बना देगा, NH4OH, है ना, ये बना देगा, यहाँ वापस आ जाएगी रिएक्शन, आएगी कि नहीं आएगी, NH4, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी। अगर ये बहुत ही कम हो जाएगी तो ये इसको बैलेंस करने के लिए ये थोड़ा आयनाइजेशन रेट इसका थोड़ा बढ़ जाएगा और NH4 प्लस OH माइनस में फिर से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और यदि हम फिर से ऑन एडिंग, अगर हम फिर से थोड़ा स्मॉल अमाउंट में क्या मिला दें, बेस मिला दिया हमने, अब क्या मिलाएंगे, एसिड, HCl मिला दो। अब HCl मिलाने से क्या होगा भाई, HCl मिलाने से क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में बढ़ जाएगी, Cl नहीं, Cl डिस्टर्ब नहीं करता, इनसे मतलब नहीं हमें, Cl रहने दो, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे पीएच को तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन डिस्टर्ब करेंगे। हम तो पीएच मान के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना। तो H प्लस आयन यहाँ से आ जाएंगे, HCl से क्या करेंगे बताओ, H प्लस आयन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम को, तो मतलब यहाँ अमाउंट H की बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, पीएच वैल्यू कम होने का मतलब एसिडिक अमाउंट ज़्यादा आ जाएगी, एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएंगे, एसिडिक करेक्टर बढ़ना मतलब पीएच वैल्यू कम होना, 7 से नीचे आना, यही तो मतलब हो। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा बताओ, H प्लस आयन बढ़ेंगे, कहाँ बैलेंस होंगे वो, फिर कौन है बैलेंस करने के लिए, कौन खा जाएगा, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन खा जाएगा और क्या बना देगा, H2। अब OH माइनस आयन जो खा जाएगा H प्लस आयन को, लेकिन OH माइनस आयन क्या है, एक सीमित मात्रा में है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ये दुखी हो जाएगा, ये दुखी होने से फिर ये बोलेगा भाई साहब मैं इधर आता हूँ क्योंकि तुमने मेरा सब कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ, है ना, तो ये वापस आ जाएगा फिर यहाँ, ठीक है। तो इस तरह इक्विलिब्रियम सेट होता रहेगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में तो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा, स्मॉल अमाउंट में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह ये चक्कर घूम रहा है ना, बस। तो इक्विलिब्रियम सेट होता रहता है और यही बफर, अगर आपसे पेपर में पूछता है कि बफर सॉल्यूशन क्या है तो आपको एक्शन में दिखाना है उसका, किस तरह पीएच मेंटेन रहता है। गॉट इट। देखो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर है एनी सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय इट्स कलर चेंज। क्या करते हैं, कोई भी वो पदार्थ जो क्या करता है एक एंड पॉइंट शो करता है
किस चीज़ का एंड पॉइंट शो करता है, किसी रिएक्शन का, किसी टाइट्रेशन का है, कैसे शो करता है वो कलर चेंज कर देता है, या तो अपना कर देता है या दूसरे का उड़ा देता है कलर चेंज कर देता है वहाँ पर। तो पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है या उस सॉल्यूशन का कलर उड़ा देता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह ये ब्यूरेट होता है ऊपर, नीचे आप किसी कॉनिकल फ्लास्क में एक लिक्विड यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं, यानी एक एसिड यहाँ ले सकते हैं, एक बेस यहाँ ले सकते हैं। तो एसिड बेस का टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन यानी अनुमापन, अनुमापन मतलब तुलना, रिएक्शन की तुलना, कौन सी रिएक्शन कब होगी, तो कौन सी रिएक्शन कब होगी उसके लिए इंडिकेटर डाल दिया जाता है इसमें। तो इंडिकेटर बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो या तो उस समय कलर आ जाएगी या कलर उड़ जाएगा सॉल्यूशन का। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डाला जाता है इंडिकेटर फेनोल्फथलीन या मेथाइल ऑरेंज, दोनों डाल दिए सकते हैं। वीक एसिड है, यानी याद करने का तरीका क्या है, इसको रिलेट करो इससे हैं, ये वीक फिनोमिना है। वीक फिनोमिना मतलब कमज़ोर, क्या बोलते हैं, गतिविधि जो भी कह सकते हैं हम। तो वीक WP है और WM है, तो लेकिन यहाँ से समझ नहीं आएगा, AP है और यहाँ BM है ना, BM बॉडी मास और ये आपके पास क्या AP अजय प्रताप सिंह राठौर, ठीक है। तो A के साथ यानी आपके पास एसिड है, कौन सा एसिड, वीक शब्द यूज करना आपने सबसे पहले, वीक एसिड है तो फिनोल्फथलीन यूज करेंगे, और वीक बेस है तो मेथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। बाकी आप दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों यूज कर सकते हैं। भाई इतना सा आपको याद करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ओके।